औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है और इस टॉपिक के हवाले से बहुत से लोग परेशान होते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये काम करने से पहले हमें कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसी जो है वो बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए जिस के वजह से हमें किसी मसले का हम शिकार ना हो जाएं या हमारे लिए हमको मसाइल पैदा ना हो जाएं। तो इससे पहले जी कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आज का टॉपिक हमारा ये है जी कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो उसको प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कौन कौन सी बातों का एहतियात करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे या बातें हैं जो कि उसको मलूज़ ख़ातर रखनी चाहिए कि उसके प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ऐसी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो प्रॉपर्टी ख़रीद ले तो उसको कोई परेशानी ना हो, कोई कानूनी तौर पे और या कोई फैक्चुअल ऐसी कोई बात ना हो जिससे कल उसके प्रॉपर्टी ख़रीदने में कोई मसला मसाइल पैदा हो या उसके प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स ना हों। तो आज हम देखते हैं जी कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले जी जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला है यानी कि जो बायर है उसके लिए उसको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है और रखना चाहिए। प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से हम देखते हैं कि उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए जी कि सेलर जो है वो किस कैपेसिटी में है, यानी कि जो ज़मीन बेच रहा है वो कौन है। कौन से मुराद ये है कि क्या वो उस ज़मीन का मालिक है, क्या वो इस ज़मीन को किसी अटॉर्नी की हैसियत से बेच रहा है या उसके पास किसी अदालत की डिग्री है वो इस हैसियत से बेच रहा है, या वो किसी माइनर का गार्डियन है। यानी कि उसको पहले इस बात से एहतियात करनी चाहिए कि अगर आप कोई बंदा कहता है कि जी ठीक है जी मैं आप मुझसे ये ज़मीन जो ले लें, तो जो ख़रीदने वाला है उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि ये बेचने वाला जो है इसकी क्या कैपेसिटी क्या है। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 3-4 ऐसी कैपेसिटीज़ हो सकती हैं जिसमें लोग जो है ज़मीन को बेच रहे हों, तो पहले ये देखना चाहिए। अगर वो कोई अटॉर्नी है तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए इस सेंस में कि क्या उसका पावर ऑफ अटॉर्नी वाकई जेन्युइन है, उसको अटॉर्नी बनाया गया है। ये बातें मैं वो बताने लगा हूँ कि जो एक शख्स जो है जो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ये बहुत अहम बातें हैं। ये अहम बातें हैं, लोगों को ये बातें नॉर्मली लोग इन बातों का ख्याल नहीं करते। जब प्रॉपर्टी ले लेते हैं फिर मसाइल पैदा होते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी लिया और बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो उस पर खर्च करते हैं और उसके बाद समटाइम्स तो हम ऐसा देखते हैं कि लोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, प्रॉपर्टी का नामो निशान नहीं होता, या प्रॉपर्टी दिखा देते हैं वो उसके नाम नहीं होती प्रॉपर्टी। इस हद तक भी हमें देखने और सुनने में ये बातें आई हैं और हम डील करते हैं। तो इसलिए ये वो एहतियातें हैं जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और आपने इस बातों पे ज़रा गौर से सुनना है और इस पे जो है जब भी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदना है तो इन बातों का मलूज़ ख़ातर रखना है और इनको सारी बातों को इनको आपको देखना है। तो मैं बता रहा था कि अटॉर्नी जो है वो अटॉर्नी के बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आपने तहकीक करनी है कि क्या वाक़ई ही ये जेन्युइन है कि ये या फ्रॉड तो नहीं है ये। और अगर उसने शख्स ने किसी अदालत से डिग्री हासिल की हुई है किसी प्रॉपर्टी के बारे में तो उसके बारे में भी आपने वेरिफिकेशन करनी चाहिए। और अगर कोई माइनर की ज़मीन है तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो गार्डियन है क्या इसके पास परमिशन है कि इस प्रॉपर्टी को बेचने की, यानी कि वो जिस कैपेसिटी में हो। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि वो जिस कैपेसिटी में आए आपको एहतियात करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या वो जिस कैपेसिटी में आया है उसके पास ये अथॉरिटी है इस ज़मीन को बेचने की। तो ये आपने सबसे पहले इसमें ये देखना है कि वो किस कैपेसिटी में है और उसके कैपेसिटी के हवाले से उसके पास क्या प्रूफ़ है और उस प्रूफ़ की आपने वेरिफ़िकेशन करनी है। वो वेरिफ़िकेशन आप खुद कर सकते हो तब भी ठीक है। अगर आप समझते हो कि किसी इसमें लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो उसमें आप किसी वकील साहब से रब्ता कर सकते हैं, उनसे ये वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन करनी है, क्या ये जेन्युइन है कि नहीं है। बहरहाल आपने उसकी वेरिफ़िकेशन करनी है और उसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए सोचना है या ख़रीदनी है। ये तो था जी नंबर 1 कि वो सेलर जो है वो किस कैपेसिटी में है, ये आपने सबसे पहले इसमें ये देखना है। नंबर 2 पे है जी कि ये देखना है कि अगर कोई शख्स ज़मीन बेच रहा है वो बालग हो, क्योंकि ज़मीन के बेचने के लिए बालग होना ज़रूरी है, ख़रीदने के लिए बालग होना ज़रूरी नहीं है। ज़मीन ख़रीद नाबालग भी सकता है, अपने थ्रू जो है वो गार्डियन जो है या नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो ख़रीद सकता है। तो लेकिन बेचने के लिए वो जो ज़मीन बेच रहा है उसके बारे में आपने देखना है, उसके बालग होने का सबूत सबसे बड़ा आईडी कार्ड की कॉपी हो, उसके पास आईडी कार्ड हो, वो चेक करना है। तो बालग होना ये उनके बेचने के लिए ज़मीन के बेचने के लिए उस शख्स का बालग होना ज़रूरी है।
तीसरे नंबर पे है जी, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने अगर ये वेरिफिकेशन कर ली, जब कि कैपेसिटी की अगर वेरिफिकेशन कर ली, उसके बाद आपने देखना है कि उस शख्स से आपने फ़र्द बै लेनी है। फ़र्द बै भी होती है, फ़र्द मलकियत भी होती है। फ़र्द बै से मुराद ये होता है कि वो बंदा जाता है, जो सेलर है पटवारी के पास जाता है, उसे कहता है जी कि मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, तो मुझे जो है ना फ़र्द बै दे दें। उससे फ़र्द बैस का हासिल करने का या लेने वाला जो है, जो बायर है, उसको देखने का क्या फ़ायदा है या क्या मकसद होता है। नंबर 1, ये बातें ज़रा गौर से सुनिएगा कि फ़र्द बै मिलती ही उसको है जिसकी ज़मीन हो, जो मालिक हो। पटवारी इस तरह फ़र्द बै जारी नहीं करते, क्योंकि फ़र्द बै से मुराद ये है कि आपने ये फ़र्द फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल ली है, कि आपने ये फ़र्द इसलिए ली है कि आप अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है, वो जो पटवारी होगा, रेवेन्यू ऑफिसर जो भी होगा, या जो भी ऑफिस होगा जिससे ये फ़र्द वो लेने जा रहे हैं, ये तो वो उस वक्त फ़र्द जारी करेंगे जब उनको पता होगा कि ये ओनर है, ये मालिक है, इसको अथॉरिटी है कि ये बंदा ज़मीन को बेच सकता है, तो फ़र्द बै तभी जारी होगी। तो वो जब फ़र्द बै ले आएगा, जब उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये फ़र्द बै अगर इसने ले ली है, तो फिर जो है वो इसके ये बंदा जो है ये बेचने का इख्तियार रखता है। यही काफ़ी नहीं है, आपने एक काम और भी करना है। जब वो फ़र्द बै ले आता है, तो लाने के बाद आपने उस फ़र्द बै को खुद वेरिफिकेशन करना है। पटवारी के पास जाके अपने तौर पे वेरिफिकेशन करना है आपने कि ये फ़र्द बै आपने जारी की है। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी के बारे में पटवारी से मिलके उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेल लेनी है कि इस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि फ़र्द बै वैसे नॉर्मली जारी ही उस वक्त होती है जब कोई उस पर कोई बार ना हो ज़मीन पे, यानी कि उस पर कोई स्टे ना लगा हो, वो प्लेज ना हुई हो, वो यानी कि किसी किस्म का वो जो है वो उस पर बार ना हो, तब फ़र्द बै जारी होती है, पटवारी जारी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने खुद जाके वेरिफिकेशन करनी है पटवारी के पास जाके। देखें, आप प्रॉपर्टी को छोटी खरीद रहे हों या बड़ी खरीद रहे हों, ये एहतियातें वो हैं जो आपको करनी चाहिए प्रॉपर्टी के ख़रीदने के हवाले से। तो पटवारी के पास जाके आपने खुद उसकी वेरिफिकेशन करनी है। अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं कि ये फ़र्द बै वाक़ई ही इसी की, इसमें कोई ऐसी जो है वो जालसाज़ी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये वाक़ई उसी बंदे की है फ़र्द बै और ज़मीन का भी वजूद है वहाँ पे, तो ज़मीन में भी कोई फ्रॉड नहीं है, फ़र्द बै जारी होने में कोई फ्रॉड नहीं है। जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो आप फिर श्योर हो जाएँ कि आप जो है ये ज़मीन जो आपके ख़रीदने के लिए ये ज़मीन सही है। आप उस ज़मीन को, वो घर हो, वो ज़रई ज़मीन हो, आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो जब फ़र्द बै आ जाती है जी, कि उसके बाद जो है नेक्स्ट है जी कि इसकी हमने देखना है, फ़र्द बै जब आ गई तो फिर हमने देखना है जी कि इस ज़मीन की मार्केट वैल्यू, जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो प्राइस होती हैं, जो कीमतें होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। एक डीसी रेट होता है और एक इसकी करंट मार्केट वैल्यू होती है। करंट मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। डीसी रेट जो होता है ये गवर्नमेंट का रेट होता है। डीसी रेट हमेशा कम होता है, क्योंकि डीसी रेट गवर्नमेंट का रेट होता है। गवर्नमेंट ने हर ज़मीन के, हर इलाके के हिसाब से अपना एक रेट देना होता है, तो लिहाजा वो जो डीसी रेट होता है वो कम होता है और जो करंट मार्केट वैल्यू होती है वो जो है वो ज़्यादा होती है हमेशा। तो आपने इस करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने नेक्स्ट स्टेप जो है, जब आपके पास फ़र्द बै आ जाती है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है। नेक्स्ट आपने जी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो निकलवानी होती है। आपने स्टैम्प पेपर निकलवाने होते हैं, जिस पे आपने रजिस्ट्री लिखनी होती है, जिस पे आपने वो सारी तहरीर लिखनी होती है कि आप ये ज़मीन ख़रीद रहे हैं, ये मालिक है, ख़रीदने वाले का, बेचने वाले का नाम, ज़मीन की डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल जो है कि इतने में सौदा हुआ है, इतने पैसे पहले अदा कर दिए थे, ये सारे पैसे अब दे रहे हैं, वो जैसे भी आपकी वो हालात वाक़यात होंगे, आपने सारी जो है वो उस पर लिखनी है। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें रजिस्ट्री लिखते वक्त वो बेशक, अगर तो आप खुद इस बात को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते तो बेशक लीगल एडवाइस इसमें आप लें, कोई अपना वकील साहब जो अपने साथ रखें, जो कि उस बात को देखे कि वो रजिस्ट्री जो लिखी जाती है उस लिखवाने में तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उसमें बेचने वाले का नाम उसके अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड, अगर जो आप ले रहे हैं आपका अपना नाम अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड, ज़मीन की डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल सही लिखनी चाहिए, उसके जो है हदूद दरबा जो है वो बिल्कुल सही लिखना चाहिए, उसके सराउंडिंग्स जो है वो बिल्कुल सही लिखनी चाहिए, उसकी कीमत जो है वो प्रॉपर लिखनी चाहिए। अगर उससे पहले कोई एग्रीमेंट हुआ था और कुछ पार्ट पेमेंट आपने अदा कर दी थी, उसके बारे में उसका ज़िक्र आना चाहिए। जो चीज़ें उस ज़मीन से मुल्लिका हैं, जो आप ले रहे हैं,
उसका सब सारा जो है वो उसमें, जैसे मीटर वगैरह होता है, जब और उसमें कोई चीज़ लगी हुई है वो उसका सारा जिक्र इसमें होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप उसमें लिखवाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपने जो स्टैंप ड्यूटी लेनी है, जो आपने स्टैंप पेपर लेने हैं, उस पर ये सारी रजिस्ट्री आपकी लिखी जाती है। और यही वो एक पेपर होता है जो आपको बाद में रजिस्ट्री के तौर पे फाइनल जब हो जाता है तो फिर आपको रजिस्ट्री के तौर पे आपके पास होता है। इसलिए इसको लिखवाते वक्त, इसको पुर करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि जी अगर आप खुद कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं समझ सकते तो अपने साथ कोई ऐसा समझदार आदमी हो जो कि उसको सारी चीज़ों को देख सकता हो, और अगर आप लीगल एडवाइस भी लेना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब रजिस्ट्री लिखी जा रही हो वो सारे पार्टिकुलर, ये रजिस्ट्री और इसमें टैक्सेस वगैरह ये मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा। अब मैंने आपको बताया कि उसकी जब आपके पास फ़र्द बै आ जाती है उसके बाद आपने स्टैंप ड्यूटी खरीदनी है। स्टैंप ड्यूटी खरीदने के बाद उस पर रजिस्ट्री लिखी जाएगी। जब वो रजिस्ट्री लिख ली जाती है तो उसके बाद जो है ये रजिस्ट्री जो है उस पे जितने टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एंड में बताऊंगा। फिर जब पूरी रजिस्ट्री लिख ली जाती है तो उसके बाद ये रजिस्ट्री पेश की जाती है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं। जब रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं तो रजिस्ट्रार साहब जो है उसको देखते हैं। उसको देखने के बाद वो सारे पार्टिकुलर्स, दोनों पार्टीज उसमें वहाँ पेश होती हैं। और वो अगर वहाँ पे पार्टी पेश होने के बाद वो रजिस्ट्रार जो है वो इस बात की तसल्ली करते हैं। वो जो बायर होता है उससे पूछते हैं कि जी आपने ये तसल्ली कर ली है सारी प्रॉपर्टी, और जो सेलर होता है उससे पूछते हैं कि आपने सारी रकम जो है वसूल कर ली है। ये जो कुछ इस रजिस्ट्री में लिखा गया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, जो कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं, जो उसके कंटेंट्स लिखे गए हैं, वो सब के बारे में वो रजिस्ट्रार जो होता है वो वेरीफाई करता है दोनों पार्टी से। वेरीफाई करने के बाद वो उसको जो है वो उसको अप्रूव करता है और उसको वो पास कर देता है। ये था जी प्रोसेस रजिस्ट्री के होने का। और जब वो रजिस्ट्री पास कर लेता है तो उसकी एक कॉपी वो अपने ऑफिस में रख लेता है। ओरिजिनल जो है वो बायर को दे देता है। वो बायर के पास ओरिजिनल कॉपी होती है और जो दूसरा जो है उसकी फोटो कॉपी जो है वो वहाँ पे रख ली जाती है। अब जब ये रजिस्ट्री का प्रोसेस आपका मुकम्मल हो जाता है, अब रजिस्ट्री का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आप रजिस्ट्री की कॉपी जो है आप लेके जाएंगे पटवारी के पास। पटवारी जो है वो उसका इंतकाल अपने जो है रिकॉर्ड है उसमें उसका वो इंतकाल का रिकॉर्ड करेगा। और इंतकाल जो है वहाँ पे दर्ज करके उस आपको इंतकाल नंबर भी है उस रजिस्ट्री के ऊपर, वो इंतकाल नंबर भी लिख देते हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस रजिस्ट्री का इंतकाल भी हो चुका है। इसका रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है और पटवारी जो अपने रिकॉर्ड में उसका इंतकाल कर देता है। ये था जी आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ये रजिस्ट्री के हवाले से। तो आप इस प्रोसेस के हवाले से जो है जब भी आपने ज़मीन ख़रीदनी है तो आपने इस अंदाज में इसको मुकम्मल करवाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जी कि इस पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं और क्या स्टैंप ड्यूटी जो है वो कितनी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीसी रेट एक होता है और एक होता है करंट मार्केट वैल्यू जो है, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री जो है वो डीसी रेट पे होना होती है। जो भी डीसी रेट है, फ़र्ज़ करें कि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो उसका 1% जो है वो उसकी आप स्टैंप ड्यूटी लेंगे। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपया है तो उसका 1% जो 1 लाख रुपया, तो आपने 1 लाख के वो स्टैम्प पेपर लेने हैं। स्टैम्प पेपर लेके उस पे आपकी रजिस्ट्री लिखी जाएगी। ये बात आपने गौर से सुननी है। और आपने ये स्टैम्प ड्यूटी जो है ये लेनी है और उतनी ही अमाउंट की लेनी है जितनी डीसी रेट होगा, कम नहीं लेनी। बाज़ औक़ात इस इन मसाइल की वजह से या स्टैम्प ड्यूटी या कोई भी टैक्सेस जो है कम अदा करने की वजह से इसमें को आपका इशू आ सकता है। लिहाजा इसलिए ये जो भी स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी अंदाज में जो है उसको पे करना है। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपने, जैसा मैंने बताया कि 1% जो है जितनी भी अमाउंट होगी डीसी रेट जो होगा उसकी 1% पे आप स्टैम्प ड्यूटी खरीदेंगे। स्टैम्प पेपर निकलवाएंगे आप, ये ख़जाने में जमा करवाना पड़ता है पैसे, वहाँ से आपको स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, वो स्टैम्प पेपर मिलते हैं। तो वो जो है स्टैम्प पेपर पे आपने वो सारा जो है वो रजिस्ट्री जो है वो लिखनी होती है। अब जो है सेलर जो है वो टैक्स कौन सा वो क्या अदा करता है। गेन टैक्स जो है वो एक होता है गेन टैक्स, वो सेलर अदा करता है। सेलर जो है वो गेन टैक्स 2% जो है, अगर सेलर जो है वो फाइलर है तो वो 2% अदा करेगा गेन टैक्स। और अगर सेलर जो है वो फाइलर नहीं है तो वो 7% जो है वो गेन टैक्स अदा करेगा। ये गेन टैक्स, ये सारे टैक्सेस आपने पे करके इनकी सारी की सारी रसीदें जो हैं ये रजिस्ट्री के साथ लगानी होती हैं। और ये रजिस्ट्री पास होने से पहले जो है ये सारे टैक्सेस आपने पे करने होते हैं। कोई रजिस्ट्रार ये सारे टैक्सेस आपके चेक करता है और वो ये भी देखता है कि अगर आपके टैक्सेस पे हुए हों तो फिर जाके वो रजिस्ट्री पास करता है।
जहाँ तक ताल्लुक है जी बायर का, तो बायर जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है वो अदा करता है। अगर बायर जो है फाइलर है तो वो 2% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। अगर बायर जो है वो नॉन फाइलर है तो वो 4% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। यानी कि दोनों को टैक्स अदा करने पड़ते हैं, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को। ये दोनों को अब टैक्स अदा करने पड़ते हैं। ये इस रेशो से, जैसे मैंने बताया है, इस रेशो से आप टैक्सेस अदा करेंगे। और रजिस्ट्री की फ़ीस भी होती है, ये 5100 रुपये जो है हर रजिस्ट्री की ये एक फ़ीस होती है, जो कि वहाँ पे जमा करवानी पड़ती है ऑफ़िस में, और वहाँ से आप रसीद जो है वो उसकी आप साथ लगाते हैं। ये 5100 रुपये इसकी फ़ीस है। और अगर ये कॉर्पोरेशन के अंडर जो है जो प्रॉपर्टियाँ है, ये कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, तो इसकी 1% जो है ये कॉर्पोरेशन की फ़ीस भी होती है। ये तमाम जो फ़ीसेस हैं, जैसे मैंने बताया, स्टैम्प ड्यूटी 1%, और उसके बाद जो सेलर है वो जो है जो करेगा, अगर फाइलर है तो वो 2% देगा। अगर सेलर जो है फाइलर नहीं है तो वो 7% जो है वो गेन टैक्स अदा करेगा। और उसके बाद जो बायर है वो FBR का जो विद होल्डिंग टैक्स जो है, अगर वो बायर जो है वो फाइलर है तो वो 2% जो है वो टैक्स देगा। अगर नॉन फाइलर है तो वो 4% टैक्स देगा। तो इसी तरह जो रजिस्ट्री की फ़ीस मैंने आपको बताया कि 5100 रुपया रजिस्ट्री की फ़ीस होती है। अगर ये प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन एरिया में आती है तो कॉर्पोरेशन की फ़ीस जो है वो 1% होती है। तो ये था जी आपका ये सारे टैक्सेस और रजिस्ट्री, वो जो स्टैम्प ड्यूटी आपने ख़रीदनी है वो जो है वो कितने की ख़रीदनी है, वो सारी डिटेल जो है वो मैंने आपके सामने रखी। ये सारी बातें आपको इसलिए तरीक़ाकार बताया गया है कि आपको जितनी भी ये टैक्सेस वगैरह हैं ये भी आपको पता होने चाहिए कि हमने क्या अदा करने हैं। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि कोई भी बंदा खुद लोग नॉर्मली जो है वो खुद रजिस्ट्री नहीं करवाते, किसी के ज़िम्मे लगा देते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर ये जो है वो रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं। तो वो अपने अपने अंदाज़ में, उनका अपना अंदाज़ होता है, अपना तरीक़ाकार होता है, तो उस अंदाज़ में करवाते हैं। लेकिन जो बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, बायर को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ तो मैंने इस पे क्या-क्या टैक्सेस और किस रेशो से मैंने टैक्सेस अदा करने हैं। तो उसके बाद जो है वो, और क्या ये तरीक़ाकार जो है जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये सारी आपके इल्म में होनी चाहिए और आपको करनी चाहिए, ताकि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं इसमें कल ख़रीदने के बाद आपको इसके लिए कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।